Good evening to all. Today I am going to discuss another topic of IEEE standards. Now this time is IEEE 802.4. This is also known as the token bus. IEEE 802.4 token bus supports only for a LAN technology. It can't be applied for a metropolitan area network. In token bus LAN technology, the arrangement of computer in this technology is supporting a bus topology. So that is the token bus, and it supports only LAN area, local area network. So this is the token bus LAN standard. So before going to explain such features of a token bus, we can just see the diagram of that. All the computers are arranged in the bus topology formats. Every station has the every station knows the information and knows the address of the its next previous stations. Now in this technology, between the among the computers के बीच में there is made a logical ring. On this logical ring there is a special type of signals move. This is called a control signals. Here we know that the control frame. With the help of control frame, if any station wants to send the data, it just hold a wait for its control frame when it's come towards, and then after it's grab it and send it to send the data to the recipient. मतलब कि यहाँ पे इन दिस टेक्नोलॉजी के अंदर सारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो बस टोपोलॉजी के अरेंजमेंट अरेंज रहते हैं. इसमें इन कंप्यूटर्स के बीच में सारे कंप्यूटर्स को अपने नेबरिंग कंप्यूटर्स के एड्रेसेस पता होते हैं, और इन कंप्यूटर के बीच में एक लॉजिकल रिंग जनरेट होता है, और इस लॉजिकल रिंग में हमारा एक सिग्नल फ्लो होता है जिसको हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं. हमें पता है व्हेनेवर की डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं तो दो टाइप के सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज योर कंट्रोल सिग्नल एंड सेकेंड वन इज डेटा सिग्नल. कंट्रोल सिग्नल आर दो सिग्नल विच आर एबल टू रिस्पॉन्सिबल टू मेक द कनेक्टिविटी बनाने में, और डेटा सिग्नल वो डेटा जो हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं. कंट्रोल सिग्नल को और अच्छे एग्जांपल्स में समझ सकते हैं कि व्हेनेवर वी वांट टू डायल अ नंबर टू योर फ्रेंड्स, तो before the sending the data to our friend there is a connectivity arises between sender and receiver. जैसे ही हमारे फ्रेंड ने डायल टोन गई, डायल उठाया, हमारे सेंडर और रिसीवर्स के बीच में कनेक्टिविटी हुई. this happen with the help of control signal, and then finally जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो we will exchange our words और हमारा डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि कंट्रोल फ्रेम लगातार मूव करता रहता है लेफ़्ट टू राइट, और जो भी स्टेशन वांट्स टू सेंड द डेटा वो सिंपली अपने कंट्रोल फ्रेम पास आने का वेट करता है. जैसे ही कंट्रोल फ्रेम उसके पास आता है, फर्स्ट वो चेक करता है कि पहले से किसी ने इस कंट्रोल फ्रेम के अंदर कोई डेटा तो नहीं रखा. अगर कोई डेटा नहीं है तो वो स्टेशन अपना डेटा उस कंट्रोल फ्रेम के अंदर पुट करने के बाद वो ड्रॉप कर देता है और ये लेफ़्ट टू राइट रेसिपेंट तक पहुंच जाता है. जस्ट लाइक एग्जांपल दे दैट कि अगर स्टेशन नंबर 17 स्टेशन नंबर 19 को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो जस्ट इट्स वेट द कंट्रोल फ्रेम, एंड आफ्टर व्हेन यू गेट द कंट्रोल फ्रेम इट जस्ट चेक इट, कंट्रोल फ्रेम फ्री है, इट सिंपली ग्रैब इट, अपना डेटा पुट किया और इसने 30 नंबर कंप्यूटर सिस्टम से होते हुए कंप्यूटर नंबर 19 के पास पहुंच गया. फिर कंप्यूटर नंबर 19 के पास जैसे ही कंट्रोल फ्रेम आता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि इस पे जो एड्रेस है, बिकॉज एवरी पैकेट हैज़ मेंशन इट्स सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, कहाँ से पैकेट आ रहा है, किस एड्रेस से पैकेट आ रहा है और किस एड्रेस पे जाना है. कंप्यूटर नंबर 18 जैसे ही अपने एड्रेस को मेंशन देगा और तुरंत कंट्रोल फ्रेम से चेक करेगा, डेटा है, देन इट सिंपली रिसीव इट. One thing I want to say that there is a huge difference between the token bus and Ethernet. Ethernet cannot use the priority scheme and token bus use the priority scheme. क्योंकि priority scheme का सबसे बड़ा benefit ये होता है कि सारे नोड्स priority schemes के बेसिस पे synchronized होते हैं, और सारे नोड अगर आपस में synchronized हैं तो जो कोलिजन के चांसेस हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. सो वी कैन सी हियर कि in 802.3
frame do not have a priority, and this deficiency is eliminated by token bus by adding priority class. Priority class, they are the 4 priority class 0, 2, 4, 6. जिस भी priority is assigned to every station, अगर 0 assigned है तो इसका मतलब उस स्टेशन की priority low है, और 6 assigned है इसका मतलब उस स्टेशन की priority high है. मतलब फर्स्ट हाईएस्ट priority वाला पैकेट सेंड करेगा, देन आफ्टर लोएस्ट priority वाले उनको फॉलो करेंगे. नाउ टोकन से बेनिफिट क्या है? टोकन गिव द राइट टू एक्सेस द चैनल टू सेंड इट डेटा. ये हमें राइट देता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को चैनल के ऊपर सेंड कर सकते हैं. ईच स्टेशन एक्वायर्ड टोकन्स, हर एक स्टेशन जो है टोकन्स को एक्वायर कर सकता है, एंड इट कैन ट्रांसमिट द फ्रेम, और अपने डेटा को क्या कर सकता है, डेटा जो है फ्रेम के डेटा को, यहाँ पैकेट को हम यहाँ फ्रेम बोलते हैं बिकॉज इट इज़ handle at the data link layer, so data know that a data link layer is frame. So now if the station has no data, अगर किसी के पास डेटा नहीं है तो it passes the token to the next neighbor station. Now next point is in token bus only one token holder being permitted to transfer. केवल एक बार में एक ही स्टेशन क्या कर सकता है कि डेटा को टोकन की हेल्प से ट्रांसफ़र कर सकता है. अगर कोई दूसरा स्टेशन डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो दे हैड टू वेट देयर चांस. Now only one station at a time hold a token, therefore token collision does not occur. These are the some beautiful features of a token bus. I hope so. That's a very simple. You can able to understand that by reading this. Now some extra features is also there. It is very reliable for TV equipment. Yani if you want to connect your TV के लिए we know that there is the use of a coaxial cable. Here the coaxial cable quality use it 10/5. 10 stands for your 10/5. I have discussed in a Ethernet cabling. 10 stands for your data rate. Base stands for your baseband signaling. Here baseband signaling we use the Manchester encoding, and 5 it represent your 500 meter segment length. Now it is more deterministic than 802.3 because it eliminated the deficiency of priority scheme. It has excellent throughput and efficiency at heavy load. बहुत heavy load पे ये अच्छा काम करता है as comparison to 802.3, but one limitation is also that कि latency हमारी काफ़ी high हो जाती है, और latency कभी भी अगर हमारी सिस्टम के अंदर बढ़ जाती है तो इसका मतलब latency high होने की वजह से हमारा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है sometimes degrade कर जाती है. तो latency should be minimum. And now it supports a good bandwidth to higher priority traffic, and hence it is suitable for real time traffic. Yani we can apply for real time communication also. As usual 802.3 802.4 के भी अपने फ्रेम फॉर्मेट है. यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, इसको ठीक कर लीजिएगा. 802.5 फॉर्मेट के सब कुछ अपने फील्ड्स हैं. पहला फील्ड है प्रीएम्बल, दूसरा फील्ड है स्टार्ट डिलिमीटर, थर्ड फील्ड है फ्रेम कंट्रोल, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेटा, चेकसम एंड एंड डिलिमीटर. तो बहुत इजी है. हमने प्रीएम्बल और स्टार्ट डिलिमीटर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि ये हमारे रिसीवर अपने जब पैकेट को या फ्रेम को रिसीव करता है तो बहुत सारे मल्टीपल चंक्स होते हैं फ्रेम्स के, तो उनको आपस में अरेंज करने के लिए बिट सिंक्रोनाइजेशन फील्ड की ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है, जिससे कि इससे अपने सारे फ्रेम को सिंक्रोनाइज करके एक सिंगल फ्रेम में चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल डेटा में चेंज करें. दैट्स वाई प्रीएम्बल इज यूज, यानी प्रीएम्बल इज यूज फॉर योर बिट सिंक्रोनाइजेशन. स्टार्ट डिलिमीटर is just able to decide the what is the starting of your frame, and same as it is in delimiter it is mark the ending of the frame. मतलब फ्रेम कहाँ से स्टार्ट है और फ्रेम कहाँ पे ख़त्म है. फ्रेम कंट्रोल इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा फील्ड ही इज़ हियर. मतलब देखते हैं कि दो टाइप के, एक तो टोकन मूव कर रहा है और दूसरा उस टोकन के अंदर जो हम डेटा मूव करा रहे हैं. तो ये फ्रेम कंट्रोल क्या करता है, डेटा फ्रेम और कंट्रोल फ्रेम को आपस में डिस्टिंग्विश करता है, जिससे कि स्टेशन ये रिकॉग्नाइज कर सके कि ये कंट्रोल फ्रेम है और ये डेटा फ्रेम है. तो डेटा फ्रेम से, कंट्रोल फ्रेम से वो डेटा लेगा और डेटा को रिसीव कर लेगा. नाउ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, अगेन वी आर इन डेटा लिंक लेयर. सो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस होगा वो मैक एड्रेस है, 48 बिट मैक एड्रेस, और ये मिनिमम जो है 2 बाइट से लेके 6 बाइट तक फॉलो करता है. इसलिए 6 बाइट का मतलब होता है 1 बाइट में 8 बिट यानी 48 बिट. अगर डेटा वट एवर
Now your next one is your data. Data मतलब what data we want to send it. ये अगर दो बाइट का एड्रेस वी हैव यूज्ड अगर तो मैक्सिमम वी कैन सेंड द डेटा 8182. अगर हमने 6 बाइट का डेटा अगर भी एड्रेस यूज़ कर रखा है यानी पूरे 48 बिट का यूज़ कर रखा है एड्रेस के लिए, देन वी हैव टू सेंड द 8174 बाइट्स. नाउ वी नो दैट लास्ट फील्ड ऑफ 802.4 is checksum. We know that data link layer hand is responsible for error control and flow control. Then receiver, how a receiver is recognized that recipient frame is correct or incorrect. How we check that all the message received message is original and it is not altered. So every packet we have used some error detection scheme. I have already discussed the error detection scheme like that: parity bit, CRC and checksum. So this field is also needed to detect the error in the transmitted data. So I hope so आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. आप बहुत इजी है, अगर आप इसको मैंने बहुत इजी तरीके से बना रखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रखा है, आप इसको पढ़ेंगे एंड आई होप सो कि आपको अब इस पे क्वेश्चन कुछ भी आते हैं तो आप आंसर कर सकते हो. तो इसमें 802.4 YKTU में इस तरीके से आ सकता है कि डिस्क्राइब द 802.4. तो आपको 802.4 बताना होगा और क्या है और ये डायग्राम, एंड देन आफ्टर इसके फ्रेम फॉर्मेट को आपको डिस्कस करना पड़ेगा. सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस. नेक्स्ट टॉपिक इज 802.5.